नमस्कार। आज मैं आपको ऊतक के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपका सेकंड पेपर है और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। ऊतक के बारे में पढ़ने से पहले हमको ऊतक के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ऊतक क्या है? बेसिकली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। लेकिन कैसे समूह को? तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति, आकृति और कार्य में समान होते हैं उनको ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि एक कोशिकीय पौधों के अंदर तो इस तरह के ऊतक नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जीवन की सारी क्रियाएं उसी कोशिका में ही संपन्न हो जाती है। बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं जैसे शैवाल हैं, उनमें एक से अधिक कोशिकाएं, जो इनकी शरीर की संरचना है वो एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती है, परंतु सभी कोशिकाएं आकार व संरचना में समान होती हैं और प्रत्येक कोशिका जीवन के सभी कार्य करने की क्षमता हो कर रखती है। तो अब जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर को दर्शाते हैं ये। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर को दर्शाना अर्थात कि यहाँ पर कोशिकाओं के अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के समूह होते हैं। इसलिए जो एक ही जैसे कार्य करते हो, उत्पत्ति में समान हो, आकृति में समान हो, उनको हम टिश्यू कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के पौधों में अनेक प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, या उच्च श्रेणी का जो पादप है वो अनेक प्रकार के ऊतक से निर्मित होता है। अब तो ऊतक किस प्रकार से कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ऊतकों का जो वर्गीकरण है वो पादपों में उनकी स्थिति और कोशिकाओं के प्रकार और उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर किया गया है। आप इस टेबल में देख सकते हो कि ये जो सारिणी बन रही है, तालिका जो बन रही है, इसके अंदर आप देख सकते हो टिश्यू का जो डिवीज़न किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार ऊतक दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति यहाँ पर इनको उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के दो भागों में बांट दिया है। एक को कहा है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कोशिकाओं के वे समूह होते हैं जिनके अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। मतलब ये निरंतर विभाजन करते रहते हैं और ये जड़ तने के शीर्ष जड़ और तने के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं और विभाजनशील कोशिकाएं विभाज्योतक के सामान्य उदाहरण हैं। अब दूसरे प्रकार के जो ऊतक हैं ये किस तरह के होते हैं, और इनको परमानेंट ऊतक कहा जाता है। और जो स्थायी ऊतक हैं ये विभाज्योतक ऊतक से व्युत्पन्न कोशिकाओं का समूह होता है। इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है और ये कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं और इनकी भित्ति पतली और मोटी होती है। इसके बाद आते हैं हम इन जो ऊतकों में विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम विभाज्योतक ऊतक। तो विभाज्योतक ऊतक के अंदर ये जो सेल्स हैं वो किस तरह की होती हैं? तो ऐसे भ्रूणीय क्षेत्र जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की असीमित क्षमता होती है उनको हम विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक ऐसा लोकलाइज्ड क्षेत्र है जहाँ पर कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती हैं अथवा उनमें किसी प्रकार का समुचित उद्दीपन की अनुक्रिया में विभाजन करने की क्षमता होती है। अब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं की जो विशेषता है या उनमें किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, किस तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं इस प्रकार होती हैं। ये कोशिकाएं आइसोडाइमेट्रिक और कॉम्पैक्टली व्यवस्थित होती हैं और इनमें अंतर कोशिकीय अवकाशों का अभाव होता है। दूसरा, इनको जब किसी अभिरंजक से रंजित किया जाता है तो ये गहरा रंग ले लेती हैं। इनका केंद्रक सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक की अपेक्षा बड़ा होता है। इनके अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं तो वैक्यूल्स या तो अनुपस्थित होती हैं, जो कि पादप कोशिका का एक लक्षण है कि वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। तो इनके अंदर वैक्यूल्स या तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होंगी या फिर
ये सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें जीवद्रव्य जो है वो संचित खाद्य पदार्थ या माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य में संचित खाद्य पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया और इंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लास्टिड और अल्प अल्प मात्रा में होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो इनका विभाजन किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इनकी ओरिजिन के आधार पर, इन ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर, या फिर प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार पर, या फिर पादपों में इनकी पोजीशन के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहला जो डिवीज़न है ये आप टेबल में देख सकते हो, विकास के आधार पर डिवीज़न किया गया है। तो विकास के आधार पर हमने इनको तीन भागों में बांटा है। प्रोमेरिस्टम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। जो प्रोमेरिस्टम है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि जो दूसरा है वो पादपकाय की स्थिति के आधार पर, कि पादपकाय में जो स्थित हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है उसके आधार पर हमने इनको फिर दो भागों में बांट दिया है। एक, जैसा कि हम कह रहे हैं कि शीर्ष स्थानों पर स्थित होते हैं जनरली, तो इस प्रकार के जो टिश्यू हैं वो शीर्ष स्थानों पर उपस्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टम या अपिकल मेरिस्टम। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम या अंतर्वेशी मेरिस्टम होता है और जिसकी इंटरकैलरी पोजीशन होती है। और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम जो कि पार्श्व में स्थित होता है। इसके बाद आते हैं हम, जो दूसरा प्रकार जो है वो ये है कि विभाजन के तल के आधार पर इनको हमने फिर तीन भागों में बांटा है। तो तल के आधार पर जो है वो रिब मेरिस्टम है, दूसरा प्लेट मेरिस्टम है और तीसरा है मास मेरिस्टम। फिर कार्य के आधार पर इनको फिर बांटा गया है, उसमें पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम, तीसरा है ग्राउंड टिश्यू। इस प्रकार से हमने इनको चार प्रकार से अलग अलग तरह से बांटा गया है। सबसे पहले हम आते हैं कि जो डेवलपमेंट के आधार पर विकास, ओरिजिन और विकास के आधार पर जो बांटा गया है प्रोमेरिस्टम सबसे पहला, तो ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है। इसको हम या तो मतलब भ्रूणीय भागों में जनरली पाया जाता है, भ्रूण में सर्वप्रथम विकसित होने वाला मेरिस्टम होता है ये, तो इसको हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहते हैं या फिर प्राइमोर्डियल या आद्य मेरिस्टम भी कहते हैं। इससे जो विकसित कोशिकाओं से नए अंग और ऊतकों का निर्माण होता है। और यह मेरिस्टम जो होते हैं ये पतली कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, समव्यासी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और इनमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो सघन होता है तथा इनका केंद्रक जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। प्रोमेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिकाएं अंततः प्राइमरी मेरिस्टम में विभेदित होती हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम से, जो प्रोमेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिकाएं हैं उनसे निर्मित होती हैं प्राइमरी मेरिस्टम, और पादपकाय के सभी मूल अंगों का निर्माण करता है। पौधे के मूल अंग, मूल व प्ररोह शीर्ष को पत्ती के अन्य समान उपांगों में पाए जाने वाला मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है। इस मेरिस्टम की जो कोशिकाएं हैं वो सभी तलों में विभाजित होती हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होने के बाद स्थायी ऊतक बनाती हैं। मतलब स्थायी ऊतक प्राइमरी मेरिस्टम से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टम से निर्मित जो स्थायी ऊतक की आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः विभाजन योग्य जब वो पुनः विभाजन योग्य बन जाते हैं तो इस प्रकार की मेरिस्टमेटिक कोशिकाओं को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। मतलब पहले तो प्राइमरी मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू बन जाएगा और जब यदि उस परमानेंट टिश्यू को फिर से विभाजन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से विभाजन योग्य बन जाएगा, तब उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। और पादपकाय में इनकी स्थिति सदैव लैटरल पोजीशन में पाई जाती है और सामान्यतः द्वितीयक मेरिस्टम का विकास किसी आपात स्थिति में या द्वितीयक वृद्धि के समय ही होता है। जैसे कॉर्क कैम्बियम
जो पेरिसाइकिल की कोशिकाओं से विभेदित होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आते हैं हम विभाजन के तल के आधार पर मेरिस्टम का हमने डिवीज़न किया है। तो कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के तल वृद्धि प्रतिरूप के निर्धारण में ये उपयोगी होते हैं। और इन कोशिकाओं में विभाजन के तल के आधार पर हमने जो 3 भागों में बांटा है, उसमें सबसे पहला रिब मेरिस्टम। तो इस प्रकार के मेरिस्टम की कोशिकाओं में विभाजन एंटीक्लाइनल अर्थात कोशिकाओं के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के समकोण में होते हैं। और दूसरा विभाजन जो व्युत्पन्न कोशिकाओं के अनुदैर्ध्य अक्ष पर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं उत्पन्न होती है वो अनुदैर्ध्य अक्ष पर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होती है। जो रिब मेरिस्टम से जड़ तथा तने का कोर्टेक्स व पित्त का विकास होता है। दूसरा जो है प्लेट मेरिस्टम। इस मेरिस्टम की कोशिकाएं जो है वो समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं और इनके अंदर एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं। पट्टिका मेरिस्टम की क्रियाशीलता से पत्तियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का विकास होता है। अब आते हैं मास मेरिस्टम। तो इस मेरिस्टम की विशेषता यह है कि इसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन सभी संभवित तलों से हो जाता है, मतलब एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, कैसा भी डिवीज़न हो सकता है, जिसके फलस्वरूप अनियमित आकार की संरचना का निर्माण होता है। और इस मास मेरिस्टम से एम्ब्रियो तथा एंडोस्पर्म के विकास में ये सक्रिय होता है। इसके बाद आते हैं हम कार्य के आधार पर जो मेरिस्टम का डिवीज़न किया है हमने, वो है प्रोटोडर्म सबसे पहले। तो प्रोटोडर्म जो यंग अग्रभाग है, जो यंग भाग है, जैसे कि अग्र शीर्ष भाग पर जो मेरिस्टम होता है, वो मेरिस्टम की जो सबसे बाहरी परत है, मतलब जो यंग भाग है उनके शीर्ष भाग पे जो सबसे बाहरी परत स्थित है उसको हम कहते हैं इपिडर्मिस, जो कि इपिडर्मिस का निर्माण करती है, ये प्रोटोडर्म कहलाता है। प्रोकैम्बियम, यह मेरिस्टम संकीर्ण, लंबी और प्रोजेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होता है और इससे प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू का विकास होता है। फिर ग्राउंड मेरिस्टम। इस मेरिस्टम की कोशिकाएं बड़ी पतली भित्ति युक्त होती है और इनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पित्त तथा मेडुलरी रेस का निर्माण करती हैं। सबसे मुख्य जो है वो है शीर्ष के आधार, मतलब पादप में स्थिति के आधार पर मेरिस्टम। तो स्थिति के आधार पर हमने इसको 3 वर्गों में बांट दिया है। शीर्षस्थ मेरिस्टम, ये मेरिस्टम मुख्य रूप से मुख्य और द्वितीयक जड़ तथा तने के शीर्ष पर स्थित होता है और शीर्षस्थ मेरिस्टम की सक्रियता से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि होती है तथा उससे संबंधित उपांगों का निर्माण होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये परमानेंट टिश्यू दो स्थायी ऊतकों के बीच में स्थित होता है, इसीलिए इसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। संभवतः यह प्राइमरी मेरिस्टम का ही एक अंश है जो कि स्थायी ऊतक के द्वारा उससे पृथक हो जाता है और एक बीजपत्री पौधों में पत्तियों के आधार पर घासों के इंटरनोड पर पाया जाता है। जैसे पुदीना में ये मेरिस्टम नोडल रीजन में स्थित होता है। फिर लैटरल मेरिस्टम, जैसा कि इसका नाम है, मेरिस्टमेटिक अंगों में ये पार्श्व में पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में प्रायः पेरिक्लाइनल और रेडियल डिवीज़न होता है और जो पार्श्व मेरिस्टम की सक्रियता से व्यास में वृद्धि, मतलब तने की या जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है और सेकेंडरी परमानेंट, इसके द्वारा जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और पार्श्व मेरिस्टम के उदाहरण हैं। और जो मेरिस्टम स्थायी ऊतकों में पुनः विभेदन से विकसित होता है, ये वो मेरिस्टम है। धन्यवाद।